हमारे जो दर्शक हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी का मार्केट जो है एक अलग पोर्टफोलियो के रूप में अभी उभरा है। जो लोग निवेश कर रहे हैं वो सबसे पहले तो लोकेशन को चूज करते हैं। उसको डाटा के माध्यम से देखेंगे तो प्रॉपर्टी मार्केट से लाखों लोगों ने जुड़ के बड़ा बिजनेस बनाया है। 1500-1600 पर स्क्वायर फीट आज से 10-12 साल पहले की बात है, और आज की तारीख की बात करें तो वो कम से कम 6,500-7,000 के आसपास यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। आज की डेट में वो मार्केट 10,000 क्रॉस हो गई। नमस्कार, प्रॉपर्टी चालीसा के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बात होगी कुछ ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ ऐसे मार्केट के बारे में जहां से हम समझ पाएंगे कि आखिरकार जो सपनों का घर लेना चाहते हैं या फिर जो निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें कहाँ निवेश करना चाहिए, अपने सपनों का घर कहाँ खरीदना चाहिए, और इसके जो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं और इससे जो मुनाफा हो सकता है, ये तमाम चीजें हैं जो हम समझेंगे। और हमारे साथ इसके लिए मौजूद हैं इंदुमा के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि सिंह जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपसे बात होगी ऋषि जी, हम लोग ये समझना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें। तो ये 3-4 जो फैक्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह निवेश करने के लिहाज से। तो आप तो इस फील्ड के धुरंधर आदमी हैं, पिछले 10-15 साल से तो बहुत बड़े पैमाने पे आपने काम किया प्रॉपर्टी में, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, दर्शक जो आपके हैं और जो ये प्रॉपर्टी के विषय में जानना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का मार्केट जो है एक अलग पोर्टफोलियो के रूप में अभी उभरा है। जो रेरा के बाद जो पोर्टफोलियो हमारा बना है तो एक अलग मार्केट अलग तरीके का उभरा है। अगर इस मार्केट को हम पिछले 15-20 सालों का अगर हम इसको डाटा के माध्यम से देखेंगे तो प्रॉपर्टी मार्केट से लाखों लोगों ने जुड़ के बड़ा बिजनेस बनाया है। इसमें प्रॉपर्टी मार्केट में समझने वाला विषय ये है कि जो लोग निवेश कर रहे हैं वो सबसे पहले तो लोकेशन को चूज करते हैं, जो भी हमारा लोकेशन होता है। जैसे पहले लोग बैंगलोर को चूज करते थे, मुंबई एक हॉट डेस्टिनेशन हुआ करता था प्रॉपर्टी का, हैदराबाद, चेन्नई आल्सो, जो भी मेट्रो सिटी है। अभी दिल्ली एनसीआर भी एक नए मार्केट के रूप में उभरा है। और दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले प्रॉपर्टी मार्केट में रफ्तार जो पकड़ी है वो गुड़गांव ने पकड़ी थी रफ्तार, क्योंकि गुड़गांव में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिल गया था बाहर से एयरपोर्ट होने के कारण। तो जो गुड़गांव का मार्केट था उसने प्रॉपर्टी को एक दिशा दी दिल्ली एनसीआर में। उसके बाद वैसे ही फरीदाबाद डेवलप हुआ। मैं उधर चले जाऊं तो सोनीपत, पानीपत की तरफ भी डेवलपमेंट काफी अच्छी हुई। चंडीगढ़ पहले से ही वेल प्लान्ड सिटी थी और प्लान किया गया था। और उसी मार्केट को अगर एक तरीके से देखेंगे तो दिल्ली का जो विस्तार हुआ है, तो यमुना के अक्रॉस जो हमारा विस्तार हुआ है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रूप में हुआ है। अब ये बढ़ते बढ़ते यमुना एक्सप्रेसवे भी एक नई मार्केट की तरफ बढ़ गई है। तो ये सारी जो जगह है दिल्ली के आसपास की जो जगह है, ये एक नया मार्केट को ओपन और यही वजह है कि नोएडा एक ऐसा ब्रांड बन गया कि जब इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लॉन्च करना हो तो वहां पे उसकी भी ब्रांडिंग की गई नोएडा एक्सटेंशन के तौर पे, राइट है ना? राइट। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यही बात थी कि पहले क्या किया गया था ना, पहले ओखला को न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया, तो वो नोएडा हो गया। लेकिन नोएडा को भी जब एक्सटेंडेड वर्जन करना रहा तो पहले नोएडा एक्सटेंशन नाम दिया, लेकिन वास्तविक नाम तो इसका ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। ये एक नया तरीके का मार्केट है। और यहाँ पर जो मार्केट की शुरुआत हुई है 2009, 10, 11 में, तो सबसे पहला टारगेट गवर्नमेंट का ये रहा है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में प्रॉपर्टी को लेकर आए। अफोर्डेबल सेगमेंट का मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2010-11 में जब ये मार्केट ओपन हुई थी तो उस वक्त जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट हुआ करती थी वो 1,500 रुपए से लेकर 1,700 रुपए पर स्क्वायर फीट। अच्छा, रेसिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। जब रेसिडेंशियल बस्ती है तो कमर्शियल का एक नया बाजार बनता है। ये कितने साल पहले की बात होगी? ये तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ 2010, 11, 12, 13 के आसपास में मार्केट। ये 1500 जो आज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अगर आप देखेंगे तो भी 2,000 से 2,500 रुपए तक का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रहा है। अच्छा। उस समय पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने जब प्रॉपर्टी मार्केट में एंट्री किया था तो उस समय 1,500 से 1,800 रुपए में प्रॉपर्टी का 100% फ्लैट मिल जाता था। इट मींस कि 2 BHK का फ्लैट बड़े आसानी से 17 से 18 लाख में मिल जाता था। अच्छा, तो अगर ये मान के चलते हैं, चलिए 1500-1600 पर स्क्वायर फीट आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहे हैं, और आज की तारीख की बात करें तो वो कम से कम 6,500-7,000 के आसपास यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि आज की डेट में वो मार्केट 10,000 क्रॉस हो गया।
हाँ, मैं अफोर्डेबल की बात कर रहा हूँ। और अगर अफोर्डेबल की भी बात करेंगे तो लगभग 7,500 से 8-9 हजार के आसपास में अफोर्डेबल है। अब देखिए, अब 7,500 8,000 की बात हुई जो अफोर्डेबल, जो बजट होम्स, जिसको बजट होम बात करते हैं, उससे नीचे कोई बात ही नहीं। जो इट मींस की मतलब मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 75 लाख रुपए के आसपास में आप 2 BHK के आसपास सोच सकते हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली जो आज से 10 साल 12 साल पहले जो फ्लैट 17 लाख 18 लाख 20 लाख 22 लाख तक सोच रहा था, आज वही फ्लैट खरीदने के लिए उसे 75 लाख तक सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, क्या ये माना जाए कि केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में मामूली बढ़त है, लेकिन जो जमीन की कीमत है उसमें ज्यादा तेजी आई, इसलिए ये जो 1500 का सेगमेंट था वो उठ के 8,000 तक पहुंच गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। इसमें आपका इन्फ्लेशन कॉस्ट भी अवेलेबल होता है। इन्फ्लेशन कॉस्ट को आप नकार नहीं सकते हैं, जो कि अदृश्य ताकत है जो धीरे धीरे आपके पैसे को कम करती है, पैसे का भी अवमूल्यन बढ़ा है। दूसरा चीज क्या हुआ कि इन्फ्लेशन कॉस्ट के साथ साथ अगर आप बात करेंगे ना, आप हमारे मार्केट को अगर स्टडी करेंगे तो कंस्ट्रक्शन की लागत तो बढ़ी है। दूसरा, डिमांड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप है। अगर डिमांड सप्लाई को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी चीज क्या हुई कि दिल्ली NCR में 90% इंडिया के लोग का ड्रीम होम दिल्ली NCR का बन गया। पहले लोगों ने गुड़गांव में लिया, गुड़गांव का मार्केट सैचुरेट किया, यानी कि 10-15 हजार 18 हजार रुपए के पर स्क्वायर फीट में पहुंचा, तो वहां से लोगों ने एक नया मार्केट को तलाशना शुरू किया। तो यहाँ पर भी डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने के कारण ये कॉस्ट डेवलपर की मजबूरी थी, गवर्नमेंट की मजबूरी थी, सर्कल रेट भी बढ़ाई गई, लैंड की कॉस्ट भी बढ़ी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। अब मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगा, आज से करीब 6 साल 7 साल पहले मैं आपसे मिला था जी, तो उस दौरान भी बहुत से क्लाइंट थे जो आपके पास आते थे, और आप कई क्लाइंट को वार्न भी करते थे कि देखिए आप इस प्रोजेक्ट में मत लेना, इस प्रोजेक्ट में लेना। मैंने आज की तारीख में देखा कि जो आपने सलाह दी अपने क्लाइंट्स को दी, बहुत से बिल्डर्स थे जो बैक कर गए, जो जिनकी हालत आज अच्छी नहीं है, जिसके बारे में आपने उस वक्त बता दिया था कि भाई इस प्रोजेक्ट में नहीं जाना है। तो क्या ये दूरदर्शिता आप लोगों के अंदर आती कहां से है? किस तरीके से आप समझ लेते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट हिट होने वाला है, इस प्रोजेक्ट में पैसा डालना अच्छा होगा, या इस प्रोजेक्ट में पैसा डालने पे डूब सकता है पैसा? ये आप कहां से फोरकास्ट कैसे करते हैं? डॉक्टर साहब, क्या होता क्या है कि जब हम किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उस बिजनेस को बड़ी बारीकी से आप जानते हो। इट मीन्स कि आप मान लिया जाए मेरे किसी दूसरे बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, तो उसकी सारे इन और आउट आप जानते हैं। जैसे आप अभी हमारे हिसाब से जो जिस भी गाड़ी से आए होंगे, उस गाड़ी की सारी खराबी आपको पता होगी और सारी अच्छाई आपको पता होगी, लेकिन उस गाड़ी को जब आप सेल करने लगेंगे तो डेफिनेटली आप ये चीजों को या तो सामने वाले को बता देंगे या तो सामने वाले से छुपा लेंगे। जब सामने वाला गाड़ी को खरीद के जाएगा तब उसको पता चलेगा कि यार ये भी खराबी थी, डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, तो अल्टीमेट वो आपको ब्लेम करेगा, राइट, एक ग्राहक होने के नाते। तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट में होता है। हमारे ग्राहक के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि प्रॉपर्टी मार्केट की समझ होना और निवेश होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और प्रॉपर्टी मार्केट की समझ वही लोग दे सकता है जो प्रॉपर्टी मार्केट में डीपली अंदर तक गया हुआ है। अब डीपली अंदर तक जाने का उद्देश्य मैं हूँ। अब मैं अपनी ग्रुप की बात करूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ जो मैं पिछले 15 सालों से रन कर रहा हूँ, तो ये रिसर्च बेस्ड बना है। एक तो 15 साल पहले मैंने इस काम को शुरू किया, उसके बाद 15 सालों का जो अनुभव है वो अनुभव भी एक रिसर्च में कन्वर्ट हो गया। जनरली लोग 4-5 सालों में PhD भी कर लेते हैं, जैसे आपने की हुई है। तो हमारा क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉपर्टी जिस लैंड पे बनाई जा रही है, क्या ये लैंड वास्तव में एग्जिस्ट करता है। यहाँ की लोकल जो अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत ये लैंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ये लैंड किसानों से एक्वायर की गई है तो किस शर्त पे की गई है। अब अथॉरिटी के द्वारा जो मैप सैंक्शंस होता है, उस मैप सैंक्शंस में भी कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अच्छा। इवन रेरा आने के बाद तो वो सारी पारदर्शिता आ गई। मैं बिफोर रेरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर कि लोग कस्टमर की समझ नहीं थी, जहाँ पर कस्टमर ब्रोशर देख के प्रॉपर्टी लेते थे, उस वक्त हमने रिसर्च करने की कोशिश की। तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप प्रॉपर्टी के मार्केट को रिसर्च करते हैं तो आपको फाइनेंशियली भी नॉलेज हो जाता है कि ये लैंड इतने में खरीदी गई है, अथॉरिटी के द्वारा इतने टर्म एंड कंडीशंस पे दी गई है, इसको खरीदने वाले पर्सन्स कौन है, यानी कि डेवलपर कौन है। अगर वो डेवलपर
फाइनेंशियली साउंड है और अथॉरिटी से सही ट्रैक रिकॉर्ड पे सही तरीके से पेमेंट किया हुआ है और सही तरीके से उसको कंस्ट्रक्शन करने की उसकी नीयत है, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी एक अच्छे एप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो जाती है और ग्राहक को भी फायदा मिलता है। तो क्या क्या ये मान लेना चाहिए कि आपके पास अगर कोई निवेशक आता है तो उसकी सारी चिंता परेशानी आप ले लोगे? और चिंता परेशानी तो सारी मैं नहीं ले सकता हूँ, फाइनेंशियली चिंता परेशानी तो उन्हीं को दूर। मेरा फाइनेंशियली के अलावा लेकिन मैं एक चीज जरूर एश्योरेंस करना चाहता हूँ कि जब मैं इस मार्केट में हूँ, लगभग 70 से 80 डेवलपर के साथ मेरा आमना सामना हुआ है। उनकी प्लानिंग में भी शामिल रहा हूँ, उनकी अलॉटमेंट में भी शामिल रहा हूँ, उनके साथ उनकी कार्य प्रणाली को देखा हुआ हूँ। एक तो 70 से 80 डेवलपरों की कार्य प्रणाली को देखने के कारण उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है। डेवलपर का क्या होता है कि लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और डेवलपर की प्रॉफिट, यही 3 चीज इन्वॉल्व होती है किसी भी प्रॉपर्टी में। तीसरे के अलावा चौथी चीज इन्वॉल्व नहीं होती। और जब हम वहां तक की जर्नी पूरी कर चुके हुए हैं कि लैंड कॉस्ट भी हमें पता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हमें पता है और हमें ये भी पता है कि एक डेवलपर इस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम कर सकता है और पूरे प्रोजेक्ट से भी कितनी इनकम कर सकता है, तो वहां पर क्या होता है कि प्राइस नेगोशिएशन हमारे साथ डेवलपर का एक दूसरी लेवल का होता है, लेकिन ग्राहक की प्राइस नेगोशिएशन तो प्रिंट रेट पे होता है। तो मुद्दा ये है कि जो प्राइस एक्चुअल में ग्राहक को मिलनी चाहिए वो प्राइस ना मिलके अनाप शनाप की प्राइस जानकारी के अभाव में ग्राहक को मिल जाता है और अच्छा, तो उसी फाइनेंशियली से जूझता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ हमारे पास आने से ये फायदा हो सकता है। ये फायदा हो सकता है। तो एक सवाल और यहाँ पे उठता है कि आप क्या सलाह देंगे कि जो निवेशक है, आपका ग्राहक है, जो मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो वो निवेशक नहीं होता, उसे अपने सपनों का घर चाहिए होता है, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि उन्हें किन किन जगहों पर अपना चेकलिस्ट तैयार करके आगे बढ़ना चाहिए कि ये चीजें वो ध्यान में रखें ताकि वो किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कंसल्टेंट की भूमिका को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। किसी भी सेक्टर्स में मैं बात करूँ, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस की सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग की सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट की सेक्टर हो, ग्राहक को चाहे वो लॉ की भी मैं बात करूं, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा हो गया तो आप क्या करोगे? आप जाके खुद केस नहीं लड़ोगे, क्योंकि आपको जज के सामने बहस करने के लिए आपके पास वो नॉलेज और वो कैपेसिटी नहीं है और आप अपने शब्दों को नहीं रख पाओगे, क्योंकि आप निर्दोष हो तब भी नहीं रख पाओगे। हो सकता है कि कोई चीज, तो आप क्या करते हो कि एक अच्छे से लॉयर को हायर करते हो, राइट? और अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, हमें पता है कि तबीयत में हमारी ये गोली लगती है, हम जनरली हिंदुस्तान के हर घरों में लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं। हमें पता होता है कि यार बुखार में मुझे पैरासीटामोल खानी है, ठीक है, पेट दर्द में हमें ये दवाई खानी है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर से जाते हैं और फिजिशियन की सलाह लेके और उनसे हम दवाई लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से हम ग्राहक को सबसे पहले सूचित करना चाहते हैं कि किसी भी लोगों से आप प्रॉपर्टी की डीलिंग करने के लिए बैठे तो सबसे पहले एक बेस्ट कंसल्टेंट को जरूर हायर करें, ताकि आपके 90 से 100% की सरदर्दी उस कंसल्टेंट के पास पहले से ही पता होता है। आप कितना भी रिसर्च कर लेंगे, आपसे कुछ ना कुछ चीजें तो छूट ही जाएंगी। तो सबसे पहला काम है कि ग्राहक को ये देखना है कि हमें बेस्ट कंसल्टेंट को कैसे चूज करना है। क्या वो कंसल्टेंट, जो अभी नया कानून आया हमारा रेरा कानून, उस रेरा कानून के अंतर्गत वो कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। जिस मुख्य बातें बता रहा हूँ, जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी रेरा कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं है। इतनी सी चीजें देखने में किसी भी ग्राहक को जरूर मतलब देर नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये देखना चाहिए कि जिस लोकेशंस को हम चूज कर रहे हैं उस लोकेशंस को में हमें कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे उचित सलाह दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस के लिए हम प्रॉपर्टी खरीदें। और आपने हमेशा से सपनों की घर की बात की है, अब तो मार्केट उससे भी बड़ा हो गया। घर तो घर, अब लोग कमर्शियल मार्केट में भी एक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब कमर्शियल मार्केट क्या होता है? लोगों के रहने के घर होने के बाद सबसे पहले वो व्यापार की तरफ बढ़ता है। आइदर वो अपना व्यापार करता है, स्वरोजगार करता है, या तो वो सेल परचेज कुछ ना कुछ करने के लिए जाता है। तभी हमें एक बड़ा बाजार खुलता है। मैं एक्सटेंशन की बात करूंगा, एक्सटेंशन में नोएडा एक्सटेंशन की बात करूंगा, या दिल्ली की बात करें या नोएडा की बात करें, तो जहां पर भी आबादी बसी है आप चेक करना एक बार जाके, तो वहां पर एक नया बाजार खुला है। ठीक, दिल्ली में सबसे पहले कनॉट प्लेस बसाया गया,
हाँ। वो भी एक बाजार ही है, बाजार है, बिल्कुल कमर्शियल प्लेस है, कमर्शियल प्लेस है। और आसपास के रेसिडेंशियल के लोग वहाँ पे आके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह का यूज करते हैं। आप साउथ दिल्ली की बात कर ले तो साउथ एक्स पार्ट 1 पार्ट 2 बसाएंगे। नोएडा की बात कर ले तो सेक्टर 18 है और ये एक बड़ा मार्केट, अट्टा मार्केट के और बाकी के एरिया में बड़ा मार्केट उभरा। और जनरली 90% नोएडा वासी को बोलेंगे, इवन दिल्ली ईस्ट दिल्ली के लोगों को बोलेंगे तो नोएडा सेक्टर 18 के मार्केट को अवेयर है। अब जब सारी पब्लिक वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर एक नया तरीके का रिटर्न निकल के आता है। वहाँ पे ब्रांड भी होते हैं, वहाँ पर इंटरटेनमेंट भी होता है, वहाँ पे फूडिंग भी होती है और वहाँ पे होटल्स भी, लॉजिंग की भी सुविधा होती है। तो एक बड़ा मार्केट उभरता है। उसी तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है एक नया मार्केट के रूप में उभरा। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को स्टडी करेंगे, आप गूगल मैप से भी देख सकते हैं या किसी बिल्डर के ब्रोशर्स को भी आप स्टडी करेंगे, तो गौर का जो चौराहा है, गौर चौक जिसको बोलते हैं, किसान चौक बोलते हैं, वहीं से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की शुरुआत हुई है और अफोर्डेबल सेगमेंट की भी वहीं से शुरुआत हुई है। वहां से लेके लगभग 3 किलोमीटर आगे तक आप चले जाएंगे। 3 किलोमीटर क्या, आप तो मैं 5-7 किलोमीटर आगे की बात कर सकता हूँ क्योंकि काफी एक्सपेंशन हो गया है। तो वहां पर देखेंगे कि चारों तरफ रेसिडेंशियल के टावर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बीच का जो एरिया है 130 मीटर रोड पे, वहां पर लगभग 14 से 15 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाए गए हैं जो आने वाले टाइम में 25 से 30 लाख फैमिली को वो एक हब के रूप में डेवलप किया गया। तो आप बता रहे थे ना ग्राहक को निवेश करने के लिए, तो सपनों का घर भी यहीं पे है और कॉमर्शियल का बाजार भी यहीं पे है। हाँ, मतलब निवेश का अवसर भी यहीं पे भी है। और बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि पहले दुकान फिर मकान, है ना? तो ये है कि भाई एक सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर लीजिए, उसके बाद आप रहने की बात सोचिए। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, उनका कहना ये था कि पहले इनकम करो फिर आप अपने लग्जरी में खर्च करो, क्योंकि पहले वो इनकम पे ही ध्यान देते थे। पहले के लोग घरों पे कम ध्यान देते थे, इनकम पे ज्यादा ध्यान देते थे, चाहे वो एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो। 90% हमारे घर और आपके घर के परिवार के लोगों का जिंदगी ही खेत में गुजर गई। यहाँ तक कि वो सोते भी खेत में ही थे, मचान उठान लगा के, घर पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, अब लोग बैलेंस करके चल रहे हैं। दूसरा ये भी है कि ये सेगमेंट ऐसा हो गया कि सोर्स ऑफ इनकम तो उनकी कोई नौकरी होगी या कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम है, कोई बिजनेस कर रहे होंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ठीक है जी, हमने रहने का एक ठिकाना ढूंढ लिया, एक मकान खरीद लिया, सबसे जरूरी चीज है। अब उसके बाद अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो क्या ये मान के चलें कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया अवसर हमें ये कमर्शियल जो भी आप बता रहे हैं ये दे रहा है? इसमें भी बहुत सारे गहराई है। मैं वही बता रहा था कि आपको कि ये बेस्ट कंसल्टेंट ही देता है। आपको जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, जब भी निवेश करनी हो, आप अपना दिमाग अगर साइलेंट करके आप एक कंसल्टेंट के पास आएंगे तो वो आपको डीपली नॉलेज दे पाएगा। एक जनरल कस्टमर के रूप में आप मेरे पास आएंगे तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, कॉमर्शियल आप दुकान ले लीजिए, लेकिन कॉमर्शियल में भी एक बड़ा बाजार है। अच्छा, उसके अंदर भी जाएंगे तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं ले जा रहा, लेकिन मैं कॉमर्शियल में थोड़ी सी झलक दिखलाना चाह रहा हूँ कि दुकान तो है ही, दुकान में भी बहुत टाइप के हैं। एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नीचे जो दुकानें होती है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा है मॉल के लगभग ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की दुकानें होती हैं, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑफिस स्पेस में भी देख सकते हैं। उसके अलावा एक नया प्रचलन है जिसको स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में बोलते हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं। उससे भी बड़ी अगर देखेंगे तो बैंकेट हॉल के रूप में भी हम देख सकते हैं। उससे भी बड़ा देखेंगे तो पिक्चर हॉल में भी हम निवेश कर सकते हैं। उससे भी बड़ा देखेंगे तो वर्चुअल स्पेस में भी निवेश कर सकते हैं। तो एक बड़ा बाजार है कमर्शियल का, ठीक है। अब ऑफिस स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस स्पेस एक ऐसी चीज है जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाती है। इन केस आपकी नौकरी छूट गई और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप एक छोटे से एरिया में भी अपने स्किल को यूज करके एक अच्छा सा बैठने की जगह बना के और आप अपने स्किल को यूज करके आउटसोर्स करके पैन इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे भी कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो खुद भी रोजगार हो जाएगा और साथ के साथ आप 10-5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं और बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया का नाम दिया। तो अगर हम इसको ये देखें, चलिए अभी तो हम सिनेमा हॉल पता नहीं कहाँ घूम गए मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अगर कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहे
तो उसे किस तरह बढ़ना चाहिए? देखो, मिडिल क्लास फैमिली को ये ध्यान रखना है, मिडिल क्लास का मतलब हो गया इंडिया में 50 लाख रुपए का निवेश। 25 से 30 लाख रुपए होने चाहिए। 25 से 30 लाख रुपए आप बैंकिंग फाइनेंशियली सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। मिडिल क्लास अब उसमें कंज्यूमर बिहेवियर आ जाता है। अब अच्छा कंसल्टेंट होने के नाते तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर की नेक्स्ट जनरेशन की सोच क्या है, करंट जनरेशन में वो क्या करना चाहती है, या वो सिर्फ निवेश करके पैसा कमाना चाहती है। अगर वो निवेश करके पैसा कमाना चाहती है तो हम ऐसे एरिया में उनको निवेश करवाएंगे जहां से कि उनको उनकी प्रेजेंस के बिना जो ये बड़े ब्रांड आए हैं बाजार में, एक नया तरीके का मार्केट जो बन गया है, आप ब्रांड भी देख रहे होंगे, चाहे फूड में ले लें तो कई तरीके की ब्रांड है, फ्रेंचाइजी वगैरह चलते, तो वहां से भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है जो कि लगभग इंडियन मार्केट में 6 से लेकर 12% तक के आसपास का रिटर्न दे रही है। अच्छा। और अगर इसको कंपाउंडिंग कैलकुलेशन करेंगे तो ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन के माध्यम से, रिटर्न के माध्यम से। तो एक आम ग्राहक के लिए समझने के लिए क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि कुछ लोग निवेश करके रिटर्न पाना चाहते हैं, कुछ लोग निवेश करके व्यापार करना चाहते हैं, कुछ लोग निवेश करके अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर को समझ के ही हम उनको बेस्ट सलाह दे पाएंगे। लेकिन फिर भी जब आपने पूछा है तो मैं समझ सकता हूँ कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है उनको हमारे हिसाब से ऑफिस स्पेस में करनी चाहिए। अच्छा। दूसरा, अगर ऑप्शंस बनता है तो उनको फूड से रिलेटेड चीजें कभी नहीं बंद होगी, खाने पीने से चीजें रिलेटेड जब तक इंसान है तब तक खाना पीना है, उसमें निवेश करनी चाहिए। और मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहते हैं तो मेडिकल दवाई का दुकान हो या दवाई से रिलेटेड क्लिनिक हो, मेडिकल से रिलेटेड चीजें वो भी कभी खत्म नहीं हुई। इंसान है तो इंसान बीमार भी पड़ेगा और इनको दिखाई नहीं देगी। जैसे मैं आपको एक मोटे तौर पे बताऊं कि नाई की दुकान कभी खाली नहीं जाती क्योंकि बाल हमारे डेली बढ़ रहे हैं। अब किसी ने रिटेल सेक्टर में एक दुकान ले ली किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में और वहां पर एक सिंपल सा नाई का दुकान भी उसने खोल लिया, तो वो अच्छा खासा इनकम कर रहा है। नहीं, आजकल तो इतना ट्रेंड में है, नाई की दुकान की बात करें, वो सैलून हो गया तो जी। तो सैलून से लेकर के आप अगर बाल ही कटवाना है तो आप एक छोटे से किसी नाई की दुकान पे जाते हैं तो 60-70 रुपए में बाल आपके काट देता है। लेकिन अब यही नाई जो है हेयर ड्रेसर बन गए, है ना। अब आप उनके यहाँ जाएंगे तो पता चला केवल बैठ करके बाल वो भी काट रहा है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग आएगी 1500-2000 रुपए। डॉक्टर साहब, वो क्या रहा है ना, हमारा बाजार जो है ना बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ये शायद आप और हम समझ भी पा रहे हैं क्योंकि हम लोग 80 और 90 के दशक के लोग हैं। 2000 के बाद बाजार बिल्कुल चेंज हो गया और इस बाजार की रफ्तार को आम जनमानस को भी समझना पड़ेगा। आज हम ट्रांसलेटर की पढ़ाई होती थी, अब एआई आपको 5 मिनट में ट्रांसलेट करके दे रहा है, राइट। तो पहले के दौर को अगर याद करें, कंपैरिजन को देखेंगे तो आपने 1000 रुपए की बात करी है, यहाँ पर तो लोग ब्रांड बन गए हैं। लेक में हो गया, हबीब हो गया, इस तरीके की ब्रांड आ गए हैं जो कि अपनी फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। एक दौर अलग चेंज हो गया। हम 2025 में जी रहे हैं, हम 2047 में विकसित इंडिया का सपना देख रहे हैं। तो एक अलग लेवल पे मार्केट जा रहा है, चाहे वो ब्रांड के लेवल पे हो, चाहे आप किसी भी चीज पे ले लो। पहले एक जूते होते थे, लोगों की जिंदगी कट जाती थी। अब जूते के भी सिस्टम बदल गए हैं, कोई बाटा का पहन रहा है, कोई स्पोर्ट्स अलग हो गया, प्रोफेशनल्स अलग हो गए, चीजें हो गई। घरों में जूते, अब शर्ट की मैं बात करूं, पहले लोग 2-3 शर्ट में हम लोग काम पढ़ाई लिखाई कर लेते थे। अब हमारे शर्ट के भाई भी अगर घर में रहेंगे तो टी शर्ट पहनेंगे, ऑफिस जाएंगे तो शर्ट पहनेंगे। चीजें चेंज हो रही है और ये बाजार जो है मार्केट के लोगों के ऊपर हावी भी समझ सकते हैं। रील्स और दुनिया भर की सीरियल्स और बाकी सारी चीजें हैं तो नाम भी चेंज हो रहा है, चीज बाजार भी चेंज हो रहा है, सिस्टम भी चेंज हो रहा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो बाजार को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी एक कंसल्टेंट की आवश्यकता है। तो बाजार को पकड़ने के लिए हमको सबसे पहले करना क्या होगा कि हमें आज की मार्केट को स्टडी करना होगा। और खाने की भी मैं बात करूं, जनरली हम लोग रोटी चावल दाल में अपना गुजारा हो जाता था, लेकिन हमारे बच्चे आज की डेट में कितने तरीके की आइटम को खाते हैं। उन्हें पिज्जा चाहिए, उन्हें बर्गर चाहिए, उन्हें पता नहीं कितने फास्ट फूड, कितना नाम बताया आपने, पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए,
आपका साउथ इंडियन भी चाहिए, नॉर्थ इंडियन भी चाहिए, चाइनीज भी चाहिए। अब आप जब बाजार जाओगे ना, फूड कोर्ट जाओगे, हमारे ही फूड कोर्ट है यहाँ पे बहुत सारे बने हुए, तो जितने भी नाम आपने बोले हैं ना, उतने अलग अलग दुकानें खुल गई हैं। कैन यू बिलीव? हाँ, बर्गर के नाम से कई दुकानें खुल गई, पिज्जा के नाम से स्पेशलाइज्ड। नॉर्थ इंडियन का अलग रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन का अलग रेस्टोरेंट है, चाइनीज का अलग रेस्टोरेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब साउथ इंडियन खाने जाएंगे तो सागर रत्ना मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन खाने जाएंगे तो पंजाबी तड़का मिल जाएगा। तो एक अलग अलग तरीके का नाम बन गया, अलग अलग तरीके का बाजार बन गया है। 2 मिनट में आपको आज टैक्सी मिल जाती है, 2 मिनट में आपकी ट्रैवलिंग, मतलब आपके पास कार नहीं है, जरूरी नहीं है, आपने 2 मिनट में ओला करके आप निकल जाओगे। तो बाजार बहुत तेजी से चेंजेस हो रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले पिज्जा का मतलब होता था 2-3 बड़े ब्रांड थे, पिज्जा हट था, डोमिनोज था, लेकिन आज हर गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको एक नया ब्रांड मिल जाएगा और वो पिज्जा बेच रहा है, और उसकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं नजर आएगा। तो ये है कि भाई डाइवर्सिफाइड भी हो रहा है, डिसेंट्रलाइज भी हो रहा है। अब कोई खास ब्रांड ऐसा नहीं है कि भाई यही ब्रांड है तो ही वो मार्केट चलेगा। अब छोटे छोटे भी आ गए ब्रांड और वो सब। हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री है, हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस दौर के लोग हैं जो इसको बढ़ते हुए देख रहे हैं। अच्छा चलिए, अब क्या है कि हम लोग थोड़े से विषय से थोड़े भटकते से जा रहे हैं। अब समझना ये है कि लोग फ्लैट में निवेश करते हैं, आपने दूसरा एक बताया कि कमर्शियल में भी निवेश करना चाहिए। अब एक तीसरा है, वो है प्लॉट। आज की तारीख में प्लॉट पे भी लोग बहुत तेजी से इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले था कि हाई राइज में लोग जा रहे थे, अब जो उनका झुकाव पहले भी था कि अफोर्डेबल पे जा रहे थे, अब लग्जरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कई करोड़ के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अब उसके बाद लोगों का रुझान ये है कि भाई एक छोटा सा प्लॉट ले लें, उस पर कोई डुप्लेक्स सा बना लें। तो अभी क्या आपको लगता है कि क्या बहुत ज्यादा ट्रेंड में है? देखिए, प्लॉट डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, तो प्लॉट डेवलपमेंट में कई ग्रुप हाउसिंग कंपनी ने अपना एक एरिया लेकर डेवलप, मैं अभी गोदरेज की ही बात करूं तो आप अभी हमारे ग्रेटर नोएडा ईस्ट में जब जाएंगे तो परी चौक के आसपास गोदरेज ने एक प्लॉट डेवलपमेंट भी करके दिखाया है। अच्छा। वहाँ पे विला बना के बढ़िया गोल्फ कोर्स बना के लोगों को दिया। लोकल लोगों की बात करेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन में जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आसपास के गाँव में के आसपास अगर आप जाएंगे तो लोगों ने 100, 200, 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट लेके डेवलपमेंट करके अपनी घर बनाया है, जिसमें कुछ कमरे हैं जो रेंट पे लगाया है, कुछ कमरे हैं जिस पे रह रहे हैं। तो लोगों का रुझान तो प्लॉट की तरफ हिंदुस्तान का पहले से ही रहा है। हाँ, जमीन की कमी की वजह से ही लोग हाई राइज की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हाई राइज में भी अगर आप लोग तो सिक्योरिटी अच्छी होती है तो बाहर के लोग हाई राइज में पसंद करते हैं। जिनकी सिक्योरिटी, जो लोग हैं ऐसे लोग लोकल एरिया में भी प्लॉट लेके डेवलपमेंट करते हैं। तो ये मिक्स रुझान है। गवर्नमेंट की प्लानिंग के साथ आप नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक समझदार निवेशक आप नहीं है, ये वार्निंग समझ लीजिए। या इसको समय समय पे जो गवर्नमेंट स्कीम निकालती है या फिर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो भी स्कीम्स होती है, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर्स हो, अगर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोई योजना है तो उसमें ऐसा डालना वो समझदारी का काम होता है। और यहाँ पे रोल फिर कंसल्टेंट का आ जाता है कि कंसल्टेंट से जरूर मिलना चाहिए। और एक और बड़ा एक रूमर टाइप कह लें या जो भी कह लें, उन्हें लगता है, जो आम निवेशक होते हैं उन्हें लगता है कि अगर हम कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो एक सर्टेन कमीशन लेता है, तो वो उन्हें लगता है कि या तो हम सीधा ही चले जाएं बिल्डर के पास, हम सीधा बिल्डर से ही बार्गेन कर लें या बिल्डर से ही बात कर लें तो हमें 2 पैसे की बचत हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की चीजों में पढ़ना चाहिए या फिर कंसल्टेंट की भूमिका हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है? देखिए, वो तो वही वाली बात हो गई ना कि सीधा आप ऑपरेशन थिएटर में चले गए, ठीक है, बिना सलाह लिए। आप अगर बिल्डर के पास चले भी जाते तो वहाँ पर डायरेक्ट ऑनर तो मिलने नहीं जाएगा। इनकेस आपने कोई अप्रोच लगा के ऑनर से मिल भी लिए तो ऑनर के पास आप जैसे 5000 4000 लोगों को प्रॉपर्टी दे रहा है, वो एक बार मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है और आप निवेश कर लेंगे वहाँ पे। लेकिन जनरली ओनर अब बार-बार आपसे नहीं मिलेगा। नहीं, जनरली बिल्डर के पास एक्सेस नहीं होता। बिल्डर के पास जाने का मतलब ये कि मतलब सेल्स ऑफिस उसके पहुंच। मैं बता देता हूँ, सेल्स ऑफिस में कई बार, मैं एक्सटेंशन में 15 साल के अनुभव में, उनकी बनी बनाई सेल्स ऑफिस भी कई बार बंद हो जाती है और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। या जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे थे उसी प्रोजेक्ट में किसी कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसी प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं। वहां पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो सैलरी पे होते हैं। अगर एज ए डेवलपर किसी को कोई चीटिंग करनी हो
1 मिनट के लिए। हालांकि डेवलपर इस लेवल पे चीटिंग करता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक बात कंसल्टेंट होने पे, तो वो क्या करेंगे, अपने सेल्स स्टाफ को चेंज कर देंगे। पीछे कुछ बहुत सारे डेवलपर की यहाँ ये चीज हुई है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मैंने इस चीज को फील किया है कि मेरी कंसल्टिंग किसी डेवलपर के एम्प्लॉय के साथ थी। अब वो एम्प्लॉय कहता है भैया मैं क्या करूँ, मैंने तो जॉब नौकरी छोड़ दी, तो व्हाट शुड वी डू, हम क्या कर सकते हैं, हम तो फंस गए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमारा लाखों करोड़ों रुपया लग चुका होता है, तो हम लड़ाई कर नहीं सकते, ठीक। और हम जिनके कहने पे, जिनके विश्वास पे हमने इस प्रॉपर्टी को लगाया है, वो हमारे सामने से गायब हो चुका है, ठीक। डेवलपर मिल नहीं रहा, ठीक। तो हमारे प्रॉपर्टी के सब्जेक्ट में बात करेगा कौन? और इन केस डेवलपर ने किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर दिया, अगर आपका सवाल आता है, तो वो तो फिर नए सिरे से आपको कंसल्टिंग देने लगेगा ना। तो प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त ये मजाक का सौदा नहीं है। मैं ग्राहक को डराना नहीं चाहता, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक कंसल्टेंट की जहाँ तक पहुँच होती है, वहाँ तक एक आम निवेशक की सोच भी नहीं जा पाती। आम निवेशक को एक कंसल्टेंट को हायर करना ही चाहिए। और ये एक गलत भ्रांतियां पैदा कर दिया गया है कि कंसल्टेंट कमीशन ले लेता है। डेवलपर के पास जाएंगे तो कमीशन नहीं देना पड़ेगा। बॉस, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख की संपत्ति खरीद रहे हो, अगर आपने 2% 1% का कमीशन कंसल्टेंट को दे भी दिया या कंसल्टेंट ने डेवलपर से ले भी लिया, लेकिन आपके करोड़ों अरबों की कीमत का माइंड को और अरबों की कीमत की बॉडी को बचा लिया उसने। क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई आपकी सरदर्दी का कारण बन सकता है, जिससे कुछ भी हो सकता है। कई सारे लोगों ने जान भी गंवाई है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ऋषि जी। बहुत आपकी जो टिप्स हैं वो मेरे ख्याल से जो निवेशक हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम वाले साबित होने वाले हैं। और मैं तो यही कहूंगा अपने निवेशकों से भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि आप एक कंसल्टेंट की भूमिका जरूर रखिए। जहां भी आप निवेश करते हैं, जहां के लिए भी आप अगर अपने सपनों का घर लेना है, कमर्शियल लेना है, जो ऋषि जी ने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि अगली बार फिर आपसे कुछ नई जानकारियों के साथ जुड़ेंगे और आपसे बहुत सी जानकारियां हमें लेनी है जो आज हम लोग शामिल नहीं कर पाए। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, हमने तो जो मैं 15 सालों से सीखा हूँ, जो मेरा अनुभव है, वो अनुभव आपके साथ साझा किया हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के मार्केट को समझने और समझाने के लिए बहुत बड़ी थ्योरी है। बिल्कुल, एक पॉडकास्ट में इसको कवर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ा संसार है। हाँ, तो ठीक है, तो समझने के लिए अगली बार हम और डिटेल में आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए अगले पॉडकास्ट का भी इंतजार रहेगा और आपसे कई नई चीजें सीखने को मिलेगी। और मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि आप कुछ नई जानकारी लेकर के जरूर आए, किस क्षेत्र में निवेश करना और बेहतर हो सकता है प्रॉपर्टी मार्केट में। तो आज की पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ ऋषि जी जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी। और आपको अगर ऐसी जानकारियां चाहिए और आपको लगता है कि इस तरह की जानकारियों से आपको फायदा हो रहा है, तो इस चैनल को यानी प्रॉपर्टी चालीसा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हो सकता है कि उन्हें इससे वो जानकारी मिले जिससे उनको जो निवेश करने का अवसर है उनका बढ़े। और बहुत लोग सोचते हैं कि कहाँ निवेश करें, कहाँ घर लें, कहाँ क्या करें, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। नमस्कार।